आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इस कविता की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है और बहुत गिर रहा है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात भर पानी बरसा है और उस पानी बरसने में उनको अपने घर की याद सता रही है। बता रहे हैं कि रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन घिरता रहा है का मतलब दुख के बादल से छा गए हैं उनके मन पर, क्योंकि उनको इस पानी बरसते को देखकर उन्हें अपने घर की याद आ रही है और ऐसे में उनका मन प्राण घर की याद से घिर चुका है। उस तरह से ठीक जैसे आसमान पर बादल घिर चुके हैं और पानी बरस रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अर्थात पानी बहुत गिर रहा है और उनके सामने ऐसा लग रहा है, नज़रों के सामने उनका घर आ गया हो तैर कर। तिर मीन्स है तैरना। उस पानी में, बहते हुए पानी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तैर के उनका घर उनकी नज़रों के सामने आ गया। इस सब से यही पता लग रहा है कि उनको घर की याद इस समय बहुत आ रही है पानी गिरता देखकर। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, यानी घर तो उनके काफ़ी दूर है, जिस जेल में वो हैं उससे काफ़ी दूर उनका घर है। कौन सा घर? जो खुशी से भरपूर है। यहाँ पूर का मतलब जिस तरह से बहुत ज़्यादा कहीं पानी भरा हो तो बाढ़ की स्थिति होती है, या इसी को उन्होंने बाढ़ की स्थिति को ही खुशी से भरपूर घर की संज्ञा दी हुई है। यानी उनका वो घर जो खुशी से भरपूर है वो उनसे बहुत दूर है। इन कविता की पंक्तियों में अगर आपसे प्रसंग और व्याख्या पूछी जाएगी तो व्याख्या तो अभी आपको मैंने बताई है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कविवर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता से उद्धृत है। कवि 1942 यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद है। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आ रही है और वह भावुक हो गया है। बाहर बरसात जो हो जाती है और उसे देखकर कवि के मन में निम्नलिखित पंक्तियाँ आती हैं और उसकी प्रतिक्रिया पंक्तियों में स्पष्ट नजर आ रही है। इसमें विशेष आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। विशेष का मतलब होता है इसी में कैसी काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा है, किस तरह की भाषा है और कैसे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें विशेष के अंतर्गत हम लिखते हैं। विशेष में लिखेंगे मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। वे कविता करने या गाने के बजाय कविता कहते हैं, सिर्फ कह रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। पानी गिर रहा है वाक्य की आवृत्ति से वर्षा की झड़ी का बिंब साकार उठा। इसका मतलब ये है, बिंब का मतलब होता है दृश्य। जब हम इस पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत तेज पानी बरसते हुए दिखने सा लगता है। ऐसा दृश्य हम अपने आप कल्पना से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पंक्तियाँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। ये 4 पंक्तियां जो हैं इसका अर्थ है कि वो अपने घर की जब याद कर रहे हैं तो घर में कितने लोग हैं परिवार में उनके, उन सब को बता रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन भी घर पे आई होगी। क्यों आई होगी? जब कोई घटना घट जाती है, कोई कष्ट वाली बात होती है तो सबसे पहले घर की बेटियां जो हैं वो भी परेशान होकर, अगर विवाहित हैं तो वो तुरंत दौड़ कर घर पर आती हैं अगर भाई पर कोई मुसीबत आती है। तो इस समय भाई उनका, यानी जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो जेल में हैं, तो विवाहिता बहन जो है वो उनके घर पर आई है। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो उसने सोचा होगा भाई बहनों से मिलूंगी सबसे, परंतु उनको ना पाके वो बहुत दुखी हुई होगी। इसीलिए इनकी पंक्ति में आगे लिखा है हाय रे परिताप का घर। यहाँ पर परिताप का मतलब कष्ट से है या दुख से भरा हुआ घर। जिस समय वो आई है तो वो वहाँ पर उसका भाई नहीं है, इसलिए वो कष्ट से भरा हुआ घर कहलाएगा। आगे पंक्तियाँ। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये उन्होंने अपने भाई बहनों के बारे में
किस तरह से कल्पना की होगी, किस तरह से उन्होंने सोचा है कि घर में क्या है, एकता है। पूरे उनका घर जो है जॉइंट फैमिली की तरह है और वो सब एक साथ प्यार के बंधन में जुड़े हुए हैं। सबकी कितने कब जुड़े हैं, हमेशा ही वो लोग एक साथ रहते हैं और बहुत प्रेम के कारण गहरे जुड़े हुए हैं। मन से उनका लगाव है एक दूसरे से, जैसे भाईचारा जैसा शब्द हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, चार भाई चार बहनें और भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर उन्होंने अपने बहनों को प्यार का रूप दिखा दिया है कि वो प्रेम का भंडार है, स्नेह का भंडार है। और जो भुजा बताई है वो भाई बताए हैं। और भुजाओं से समझ में आता है कि यहाँ पर ताकत का जिक्र किया जा रहा है, यानी वहाँ पर साहस ताकत की के स्वरूप जो हैं वो भाई हैं और प्यार का स्वरूप जो है। इन पंक्तियों में विशेष कुछ इस प्रकार होगा। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। भाषा और इनकी शैली जो है वो हर पंक्तियों के बाद विशेष में इसी तरह से होगी। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता मनमोहक प्रतीत हो रही है। अब जब प्रसंग के बारे में बात की जाए तो हम लिखेंगे कवि का परिवार संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, और आदर्श फैमिली है जहाँ पर सभी लोग प्रेम से और एकता से रहते हैं। भुजा की उपमा और बहन के लिए प्यार की उपमा बड़ी मनोरम प्रतीत हुई है। भुजा का प्रयोग करते समय उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि भुजा स्वरूप भाई जो हैं वो उनकी ताकत है, उनकी हिम्मत है। उनके हर भाई जो होते हैं वो भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो उसमें हमेशा सहयोगी हो। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। और माँ बिन पढ़ी है मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। इसका मतलब वो अपने माँ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो अनपढ़ हैं, उनको लिखना नहीं आता, इसलिए उन्होंने पहले ये लिखा है कि बिन पढ़ी, और उसके बाद दुख में वह गड़ी, यानी बहुत दुख हो रहा होगा। उनका गड़ा का मतलब वैसे तो धंसना या दब जाना होता है, लेकिन यहाँ पर दुख का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर दुखी होता है अगर कोई पुत्र के वियोग में तो वो माँ ही होती है, और वो इस तरह दुख से घिर चुकी है, इसलिए उन्होंने दुख में वह गड़ी मेरी लिखा है। और उसके बाद माँ की जिसकी गोद में सिर, जिसकी गोद में जाकर किसी भी बच्चे को हमेशा सुरक्षा का अनुभव होता है, एक असीम शांति का अनुभव होता है, तो ऐसी गोद की भी उनको यहाँ पर याद आ रही है। रख लिया तो दुख नहीं फिर, उसके बाद कोई कष्ट महसूस नहीं होता जब हम माँ की गोद में अपना सिर रखते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी स्नेह धारा उनको जेल तक महसूस हो रही है। स्नेह की धारा वहाँ तक पहुँच गई है, इतना प्यार का फैलाव अपनी माँ का उनको लग रहा है कि उनका स्नेह वहाँ भी अनुभव कर रहे हैं। का यहाँ तक भी पसारा मीन्स फैलना, उनका प्रसार, प्यार का फैलाव महसूस कर रहे हैं वो जेल तक भी। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, अगर उसको लिखना आता होता तो उसका पत्र ज़रूर आता, उसे लिखना नहीं आता है इसीलिए उनका कोई पत्र जेल में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन कविता की पंक्तियों में भी विशेष के लिए वही चीज़ें, भाषा शैली उसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी होने चाहिए। कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी होती, अगर उनको अक्षर ज्ञान होता तो अपने बेटे के लिए वो पत्र अवश्य लिखती। माँ की गोद में सिर रखने का बिंब साकार हो जाता है। किस तरह से हम खुद कल्पना करने लगते हैं कि माँ की गोद कितनी सुकून से भरी होती है। बाकी सब एज इट इज़ जैसे पहले की पंक्तियों में लिखेंगे वही विशेष आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगली पंक्तियाँ, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। यहाँ पर वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका बुढ़ापा, यानी वो एजेड तो हो गए हैं लेकिन अभी भी उनको उस बुढ़ापे का असर कहीं से भी दिखाई नहीं देता, यानी वो काफ़ी एक्टिव हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, अब भी बच्चों की तरह खिलखिला के वो हंसते हैं और अभी भी चाहें तो दौड़ लगा लें, यानी वो पूरी तरह से बलिष्ठ हैं। उनको किसी भी तरह की बुढ़ापे वाली प्रॉब्लम्स नहीं हैं। उनको वही उत्साह, वही साहस अभी भी युवकों जैसा उनमें दिखाई देता है जो शायद आज के युवा में अभी नहीं है। मौत के आगे ना हिचकें,
शेर के आगे न बिचकें। मौत चाहे उनके सामने खड़ी हो फिर भी वो उनसे बिल्कुल डरेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं। और शेर के आगे ना बिचकें, शेर सामने खड़ा हो तो भी वो ऐसे शेर दिल इंसान हैं कि उससे नहीं डरेंगे। बोल में बादल गरजता, उनकी जो बोलने का स्टाइल है, बोलते हैं जिस तरह से, तो ऐसी जोरदार भाषा है, ऐसी जोरदार आवाज़ है कि ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो। काम में झंझा लरचता, काम इतना स्पीड से करते हैं, इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि उससे जो है झंझा मतलब होता है तूफान, तूफान से भी तेज काम करने वाले हैं वो। उनके मार्ग में अगर मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो भी वो उसका हंसकर सामना कर लेंगे, इतना दिल से मजबूत हैं और शरीर से बलिष्ठ हैं। शेर को भी देखकर कभी वो घबराएंगे नहीं। उनकी आवाज़ में ऐसी गरज है जैसे बादल गरजता हो जोर से। इतनी स्फूर्ति और इतनी तेजी से काम करने वाले हैं कि आंधी तूफान भी उनके सामने फेल है। ये वो अपने पिता के बारे में बयां कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में उनका डेली रूटीन, वो किस तरह की दिनचर्या जीते हैं उनके पिता, ये आपको पंक्तियों से समझ में आएगा। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। अब यहाँ पर पंक्तियों में उन्होंने बताया कि उनकी दिनचर्या में क्या चीज़ है। वो गीता का पाठ करते हैं, यानी पूजा पाठ में भी रहते हैं वो। और 260 दंड बैठक सभी जानते हैं, पुशअप करना, 260 लगा लेते हैं, यानी इतने बुढ़ापे की एज में भी वो 260 दंड बैठक लगाते हैं। खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। ये जो पहलवान लोग होते हैं उनका एक एक्सरसाइज करने का लकड़ी का बना हुआ मूठ कहलाता है उसको, वो बड़ा सा मुकदर होता है, उसका जो गोल हिस्सा हाथ से पकड़ने वाला होता है उसे मूठ कहते हैं। एक्सरसाइज के दौरान वो उस मूठ को, जो गांठ जैसी आगे होती है हाथ के पास जहाँ से पकड़ा जाता है, उसको मिलाकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो जो है एक्टिव हैं, बलिष्ठ हैं, वो ताकतवर हैं। तो वो काम ये करते हैं जो एक पहलवान किया करते हैं, कुश्ती वाले पहलवान। उसके बारे में यहाँ पर बताया कि यानी बिल्कुल युवकों के भांति वो एक्सरसाइज भी करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब वो ये सब एक्सरसाइज और वो सब करने के बाद, व्यायाम करने के बाद जब वो घर में आए होंगे तो क्या हो रहा होगा। इतने शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति उनके पिता, लेकिन जब उनको ध्यान आया होगा कि उनका एक बेटा घर में नहीं है तो नैन जल से छाए होंगे, यानी उनके आंखों में पानी आ गया होगा। वो दुखी होने लगे होंगे कि उनका बेटा घर में नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी, चाहे कितना भी शरीर से कोई बलिष्ठ हो, लेकिन अगर उसे मानसिक पीड़ा है तो उसका हृदय एकदम कोमल होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है। और लास्ट की पंक्तियों में हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जो पानी बरस रहा है तो उनको अपने घर की याद आ रही है और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पानी में बह के उनका घर तैरता हुआ उनकी नज़र के सामने आ गया है। तिर रहा है मतलब तैरने, नज़र के सामने वो दृश्य आ रहा है बार बार। यहाँ भी विशेष में आप भाषा और बाकी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे। और जो प्रसंग है इसमें, उसके अनुसार कवि के पिता शरीर से बलिष्ठ, कसरती, मन से पर भावुक नजर आते हैं। संस्कारों से गीता पाठी रहे, यानी गीता का पाठ करते हैं। इस पंक्तियों से मिश्र जी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं। नज़र में तिरना एक दृश्य बिंब है, यानी हम जब इसकी बात करेंगे नज़र में तिरना तो हमारे सामने वही दृश्य अंकित हो जाता है। व्यायाम करने तथा गीता पाठ करने का बिंब भी साकार हो जाता है, हमारे सामने वो भी दृश्य अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। पहले भी ये पंक्तियां आई थी और इसका मतलब ये था, इन मेरे घर में मेरे चार भाई और चार बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, यानी बहुत कर्मशील हैं। बहनें प्यार की प्रतिमूर्ति हैं, प्यार का भंडार हैं, उनकी वजह से पूरा घर एक होकर रहता है। आगे की पंक्तियां, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। घर की एक एक चीज़ पर वो ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर। खेलते या खड़े होंगे, बच्चे जो उनके भाई बहन छोटे वाले हैं वो या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे, सब लोग नज़र आए होंगे, पिताजी की नज़र में सारे भाई बहन नज़र आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा,
जो पिताजी हैं उनको इतना बुढ़ापा भी एक क्षण के लिए भी उनको परेशान नहीं करता, यानी उनको उन पर बुढ़ापा नज़र नहीं आता। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, यानी सारे भाई बहन तो उनके सामने होंगे, लेकिन मैं यानी भवानी प्रसाद जी जो हैं उनके सामने नहीं हैं। तो ऐसे में वो रो पड़े होंगे ये सोचकर कि उनका पांचवा बच्चा उनके सामने नहीं है, और उनका नाम ले लेकर वो दुख प्रकट कर रहे होंगे।